Hello students, this is our lecture number 8 on moving charges and magnetism. In this lecture, we shall have a discussion on applications of Biot-Savart law. In lecture number 7, we derived a relation given by Biot-Savart, or we can say Biot-Savart law. We discussed it. As per Biot-Savart law, we can say that the magnetic field is directly proportional to the current flowing through the current carrying conductor. Magnetic field is directly proportional to length of the current element. Magnetic field is directly proportional to a sine of angle between dl and r, and it is inversely proportional to square of the distance. If we remove the sign of proportionality, we have k is equal to mu 0 upon 4 pi. So this Biot-Savart law may be rewritten as IDL sin theta upon r square. So this was the Biot-Savart law which we derived in lecture number 7. Using this Biot-Savart law, now we shall determine the magnetic field at a point due to finitely long straight current carrying wire. Means in lecture number 8 we shall discuss applications of Biot-Savart law. So first application is magnetic field at a point due to finitely long straight current carrying wire. कैसा वायर है? फाइनाइटली लॉन्ग, यानी फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, और कैसा है? स्ट्रेट है, और उसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर. तो एक फाइनाइट लेंथ और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जिसके कारण हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई. दिस एक्स वाई इज ए वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ. एक्स वाई एक वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, एंड इट इज ए स्ट्रेट वायर. नंबर 1, इट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ. ये जो वायर एक्स वाई है ये फाइनाइट लेंथ का है. नंबर 2, इट इज ए स्ट्रेट वायर. ये कैसा वायर है? एक स्ट्रेट वायर है. नंबर 3, इट इज ए करंट कैरिंग वायर. मीन्स इस वायर एक्स वाई में करंट फ्लो हो रहा है कितना? I current is flowing through this wire XY. कितना करंट फ्लो हो रहा है? I current is flowing through this wire XY. So it is a finitely long straight current carrying wire. Due to this wire XY, we want to calculate magnetic field at point P. किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए? पॉइंट P पर चाहिए. और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, Y क्रॉस. भाई इसे समझने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल जानते हैं. मान लीजिए ये ब्लू कलर का जो पेन आपको दिखाई दे रहा है ये एक वायर है, और इसकी जो ये पॉइंटर है रिफिल का, इसकी तरफ करंट है, यानी करंट ऊपर की तरफ है. तो जो थंब है राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में. अब देखिए कर्ल ऑफ फिंगर किस तरफ जा रही है? राइट साइड में, इनटू द पेज जा रही है. लेकिन जब ये घूम करके जब लेफ्ट साइड की मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में तो फिंगर्स आउट ऑफ द पेज आ रही हैं. तो इसीलिए देखिए इस वायर के राइट साइड में फिंगर्स इनटू द पेज जाती हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज यानी क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा. लेकिन यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालूं, यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा, क्योंकि फिंगर्स आउट ऑफ द पेज आती है. तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसे पता करने के लिए इस पूरे वायर के कारण पॉइंट P पर कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये पता करने के लिए मैं पहले इस पूरे वायर एक्स वाई का एक छोटा सा पोर्शन dl लेंथ का कंसीडर करता हूँ. सो दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dl नोन एज एलिमेंट. क्या कहलाता है? एलिमेंट. एंड ऑल्सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट से करंट फ्लो हो रहा है, देयरफॉर दिस एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज करंट एलिमेंट. सो दिस इज द करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl लेंथ का ये करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया. और इस करंट एलिमेंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट O से, इस पॉइंट O से ये करंट एलिमेंट L डिस्टेंस पर है. कितनी डिस्टेंस पर है? L डिस्टेंस पर. कौन? L इज द डिस्टेंस ऑफ दिस करंट एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट O. ये करंट एलिमेंट का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से वो कितनी है? L है. एंड दिस OP इज ए परपेंडिकुलर. OP इज ए परपेंडिकुलर जो कि P से ड्रॉ किया गया है. P से इस वायर XY पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो कि PO है. तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री.
और इस O से L डिस्टेंस पर ये करंट एलिमेंट DL माना हुआ है, हमने कंसीडर किया है। इस करंट एलिमेंट में जो DL का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। भाई करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो उस करंट का डायरेक्शन होता है। अब करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो DL का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। और इस करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट P माना हुआ है। करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस R है और इस O का डिस्टेंस कितना है, X है। तो OP तो हमने X माना है। दिस OP जो कि परपेंडिकुलर है इसको X मान लिया है। और O डैश जो कि मिड पॉइंट है करंट एलिमेंट का, यानी करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो इस पोजीशन वेक्टर के द्वारा दिया गया है। यानी O डैश P इज ए वेक्टर R, ये डिस्टेंस हो गई वेक्टर R, या R सिंपली हम मैग्नीट्यूड की में बात करें तो O डैश P क्या हो गया, R हो गया, OP क्या हो गया, X हो गया। ठीक है, तो इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है, पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पॉइंट P पर इस पूरे वायर XY के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो पहले हम इस छोटे से पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस छोटे से पोर्शन जिसका लेंथ DL है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं या करंट एलिमेंट कहते हैं, इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बायो सावर्त लॉ की हेल्प से निकालेंगे। आप देखिए जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लेट इसको भी देख लेते हैं। लेट XY बी ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट वायर। भाई XY जो है ये पोर्शन है किसी वायर का जो कि फाइनाइट लेंथ का है। XY बी ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I। लेट P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। द पॉइंट O is at the foot of the perpendicular drawn from point P to the wire। अब जो पॉइंट O है वो P से इस वायर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसके फुट पर है। ठीक है, ये फुट पर है, पैर पर है, यानी P से इस वायर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस परपेंडिकुलर के इस फुट पर ये एक पॉइंट O है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका लेंथ DL है ऑफ द वायर एट ए डिस्टेंस L। कितनी डिस्टेंस पर लिया है, L डिस्टेंस पर, कहां से, पॉइंट O से। ठीक है, द वेक्टर ज्वाइनिंग द एलिमेंट DL, जो वेक्टर ज्वाइन करेगा एलिमेंट DL को, द वेक्टर ज्वाइनिंग द एलिमेंट DL विद द पॉइंट P इज R। अब देखिए ये जो वेक्टर है ये O डैश को जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, P से इस एलिमेंट को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, द वेक्टर ज्वाइनिंग द एलिमेंट DL with the point P is known as R, simply we can say, and assume that theta be the angle between the direction of DL and R तो इस डायरेक्शन में है और DL इस तरफ है। DL मैंने अभी आपको बताया जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में DL होगा, और R इस तरफ है, तो R और DL के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है। अब हम बायो सावर्त लॉ का यूज करेंगे और बायो सावर्त लॉ का यूज करके इस छोटे से एलिमेंट जिसको हम करंट एलिमेंट कह रहे हैं, इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्त लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू करंट एलिमेंट DL विल बी, कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB कितना हो जाएगा, μ0/4π कांस्टेंट है। करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और लाइन एलिमेंट का या करंट एलिमेंट का लेंथ कितना लिया है DL, IDL, और एंगल कितना है DL और R के बीच, थीटा, तो साइन थीटा भी आएगा अपॉन P का जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट का लाइन एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से या सिंपली एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है R है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस ज्योमेट्री का यूज करेंगे हम, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, और मैथमेटिक्स का यूज करके इस इक्वेशन 1 को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लें हम, PO डैश, राइट, या हम कह सकते हैं PO डैश O, या फिर OPO डैश, कुछ भी कहिए, OPO डैश, ठीक है, या क्या कह सकते हैं POO डैश।
तो कुछ भी लिखिए। ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ओ पी ओ डैश, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओ ओ डैश पी इस ट्राइंगल का यूज करूँ मैं, ओ ओ डैश पी इस ट्राइंगल का यूज करके देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। नंबर 1, ये जो एंगल है ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये पोजीशन वेक्टर आर है। परपेंडिकुलर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल मैंने फाई लिया है। कितना लिया है ये एंगल? फाई लिया है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाई है। और देखिए दूसरा, ये जो वायर का एंड है एक्स, इस एक्स एंड से इस पॉइंट पी का जो एंगल मैंने लिया है, देखिए एक्स पी ये डिस्टेंस हो गई, इस वायर के एंड एक्स तक जा रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और एंड ऑफ द वायर एक्स के बीच का एंगल मैंने फाई 2 माना है। क्या माना है? फाई 2। ऐसे ही इस परपेंडिकुलर और वायर के एंड वाई, ये वायर का एंड वाई का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल मैंने फाई 1 माना है। इसको ध्यान से देखना। फाई 1 कौन सा एंगल है? इस एंड वाई का पी से जो डिस्टेंस है ये डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल फाई 1। और फाई 2 क्या लिया है? ये पी से एंड एक्स का जो डिस्टेंस है ये डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का एंगल फाई 2। ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, और ये फाई है। कौन सा फाई है? ओ पी ओ डैश, ये फाई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया है? ओ ओ डैश पी, यानी डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा ले लिया है, ठीक है। तो ओ ओ डैश पी का यूज करके भाई ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल है या किसी और टाइप का ट्राइंगल है। तो देखिए थीटा प्लस फाई प्लस 90 बराबर 180 होगा। थीटा प्लस फाई प्लस 90, ये थीटा प्लस फाई प्लस 90, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री का बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा प्लस फाई क्या निकल के आ गया? ये 90 इधर चला जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा प्लस फाई का वैल्यू मैंने निकाल लिया। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब ये थीटा प्लस फाई आ गया तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस फाई आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस फाई आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए? साइन थीटा। तो इस थीटा को मैं साइन थीटा लिख दूं तो इधर भी साइन लगाना पड़ेगा मेरे को, साइन ऑफ 90 माइनस फाई आएगा, ठीक है। अब ये साइन थीटा और सॉरी ये थीटा है, साइन थीटा, दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा बराबर, और ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस फाई। तो यहाँ 90 होता है तो ये बदल जाता है कॉस में, यदि यहाँ कॉस होता और यहाँ 90 होता तो ये साइन में बदल जाता। तो साइन ऑफ 90 माइनस फाई किसके बराबर होता है? कॉस फाई के। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कॉस फाई के बराबर। किसके बराबर आ गई? कॉस फाई के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको मत मानो, ठीक है। तो इस साइन थीटा की वैल्यू हमने फाई के फॉर्म में, हम थीटा को बदल रहे हैं फाई की फॉर्म में, ठीक है। तो साइन थीटा को मैं कॉस फाई लिख दूंगा आगे चल के, ठीक है। एंड ऑल्सो और क्या लिखा जा सकता है इस ट्राइंगल से? इस ट्राइंगल से यदि मैं देखूं तो कॉस फाई लिखना है। इसी ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं ओ डैश पी का। तो कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आपका? बेस क्या है इस ट्राइंगल का? ओपी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज आपका ओ डैश पी है, ठीक है। ओ डैश पी, ओपी तो बेस हो गया, ये तो बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस कितना है? ओपी को मैंने एक्स माना है, तो एक्स, और ओ डैश पी कितना है? आर। तो कॉस फाई कितना आ गया? एक्स अपॉन आर। कॉस फाई कितना आ गया? एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से मैं आर निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस फाई आ जाएगा। आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस फाई, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं मैं। तो आर की वैल्यू मैंने निकाल दी, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू निकाल दी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब ये डीएल और देख लें, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है। तो मैंने साइन थीटा को कॉस फाई लिख दूंगा और आर को मैं एक्स अपॉन कॉस फाई लिख दूंगा। अब ये डीएल का और मैटर रह गया। अब देखिए डीएल कैसे निकलेगा, अब यहाँ से आगे कर रहा हूँ। एंड
इसी ट्राइंगल को यूज करें, ओ ओ डैश पी, इसी ट्राइंगल को यूज करें। इसी ट्राइंगल को यूज करके मैं टेन फाई लिख सकता हूँ क्या? टेन फाई क्या लिखा जाएगा? इसी ट्राइंगल का ओ डैश पी का यूज करके भाई टेन 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 थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन हुआ? ओ डैश। ओ डैश क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। और बेस क्या हुआ? ओपी हुआ। बेस क्या हुआ? ओपी हुआ। तो टेन फाई इज इक्वल टू ओ डैश कितना है? एल है। ओ डैश कितना है? ये ओ से ओ डैश का डिस्टेंस कितना है? एल है। और ओ पी क्या है? एक्स है। तो एल अपॉन एक्स आ गया। कितना आ गया? एल अपॉन एक्स। तो एल बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स टेन फाई आ जाएगा। एल बराबर क्या आ जाएगा? एक्स टेन फाई आ जाएगा। लेकिन हमें एल नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी एल। तो इसका क्या कर दूं मैं? डिफरेंशिएशन कर दूं। एल का डिफरेंशिएशन डी एल हो जाएगा। और x तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस है x, ये चेंज होता नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ x तो कांस्टेंट है। अब टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू आ गई आपकी डीएल की। किसकी वैल्यू आ गई? डीएल की। तो डीएल की वैल्यू निकाल ली। वापस से देखिए, मैंने इस इक्वेशन का यूज किया है, बायो सावर्त लॉ का। बायो सावर्त लॉ के बाद में मैंने ट्राइंगल ओ डैश पी का यूज किया है। और ओ डैश पी में मैंने पहले क्या लिखा है? थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 है। तो थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा? 90 माइनस फाई आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस फाई आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ 90 माइनस फाई क्या होगा? कॉस फाई। तो साइन थीटा क्या आ गया? कॉस फाई आ गया। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं? कॉस फाई लिखूंगा। अब मैंने इसी ट्राइंगल का यूज किया और कॉस फाई लिखा। कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई आपका ओपी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमका? ओ डैश पी। ओपी अपॉन ओ डैश पी। तो बेस कितना है? एक्स। ओपी का मतलब एक्स है और ओ डैश पी कितना है? आर है। तो यहाँ से आर निकाल लिया, एक्स अपॉन कॉस फाई, इक्वेशन 3 मान लिया। एंड इसी ट्राइंगल का यूज करके हम टेन फाई लिख लेते हैं। टेन फाई क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। परपेंडिकुलर कितना है? ओ डैश और बेस कितना है? ओपी। ओ डैश किसके बराबर है? एल के बराबर है। और ओपी क्या है? एक्स है। तो यहाँ से एक्स आ गया, एक्स टेन फाई आ गया। एल क्या आ गया? एक्स टेन फाई। तो एल हमें चाहिए नहीं, डीएल चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दिया। एल का डीएल हो गया डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स का डीएक्स होता है वैसे ही एल का डीएल हो गया। अब यहाँ पर तो एक्स फिक्स है, इस डायग्राम में एक्स तो हमने फिक्स ले लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। कौन चेंज हो रहा है? फाई, क्योंकि फाई का वैल्यू कभी तो फाई 1 हो रहा है और कभी फाई 2 हो रहा है। ठीक है, तो टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई डी फाई होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन 2 से हम साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे कहाँ पर? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 से आर का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 4 से डीएल का वैल्यू रख दें इक्वेशन 1 में। तो रखिए, तो यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4, इक्वेशन 1 में बी रीरिटन एज, क्या लिखी जाएगी दोबारा से? इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? डी वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो एज इट इज, और आई एज इट इज, इंटू डी एल क्या होता है? डी एल, और डी एल की जगह क्या है? एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डी एल की जगह आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी? कॉस फाई आ गई थी। साइन थीटा की जगह लिख दिया कॉस फाई, डीएल की जगह ये लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू एक्स अपॉन कॉस फाई है। एक्स अपॉन कॉस फाई, और ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सिंस 1 अपॉन कॉस फाई क्या होता है? सेक फाई होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो डीवी क्या हो जाएगा अब? म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और क्या लिखा जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, इंटू कॉस फाई, और नीचे क्या आ गया भैया? एक्स 1 अपॉन कॉस फाई को क्या लिख दूंगा मैं? सेक फाई,
सेक फाई, और होल स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो गया और ये सेक स्क्वायर फाई हो गया या नहीं। 1 कॉस फाई को क्या लिख दिया, सेक फाई, और फिर होल स्क्वायर किया तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया और सेक फाई का सेक स्क्वायर फाई हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया या नहीं। तो यहाँ से dv जो लिखा जाएगा तो dv क्या हो जाएगा, dv वुड बी इक्वल टू म्यू जीरो, आई को इसके साथ लिख लें म्यू जीरो के साथ, और 4 पाई एक्स को इधर ले आए, यही तो बचेगा, और इधर बचेगा कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई एंड डी फाई। ये इक्वेशन नंबर मान लो 5। अभी लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण है। किसके कारण है, स्मॉल एलिमेंट के कारण है जिसकी लेंथ dl है, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरे वायर के कारण चाहिए। किसके कारण चाहिए, पूरे वायर के कारण चाहिए। बट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट ड्यू टू होल करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। फाइनाइट लेंथ के वायर, फाइनाइट लेंथ एक्स वाई, ठीक है। फाइनाइट लेंथ एक्स वाई का जो करंट कैरिंग वायर है उसके पूरे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किसे इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करूं तो dv का इंटीग्रेशन होगा लेफ्ट साइड में, और इस साइड में राइट साइड जो है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस फाई और डी फाई, इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन से टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, मिनिमम कितना है मैग्नेटिक फील्ड 0 और मैक्सिमम कितना b, तो 0 से b हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, कौन बदल रहा है, फाई बदल रहा है। अब फाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, -φ1 से +φ2। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि -φ1 कैसे आ गया, देखिए -φ1 क्यों आया। इस डायग्राम में देखो, ये है रेफरेंस लाइन OP, ठीक है, ये है रेफरेंस लाइन OP, ठीक है। इसके नीचे y डैश आता है और इसके ऊपर y, यानी इस रेफरेंस लाइन के ऊपर तो पॉजिटिव y एक्सिस और इस रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव y एक्सिस। तो नेगेटिव y एक्सिस के लिए जो एंगल, ये एंगल φ1 कहाँ बन रहा है, इस रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं -φ1। और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, φ2 है, तो इसको हम +φ2 ले लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ, यदि हम पूरा वायर कंसीडर करना चाहते हैं y से x, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, -φ1 से +φ2। तो -φ1 से +φ2 मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, लिमिट ले लिया, -φ1 से +φ2। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dv का इंटीग्रेशन हो गया b, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से b इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए म्यू जीरो आई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि म्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वायर में, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस तो अभी तो हमने कॉन्स्टेंट लिया है। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, कॉस फाई डी फाई के रेस्पेक्ट में है। कहाँ से कहाँ, -φ1 से +φ2। अब देखिए इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो अपर लिमिट रखेंगे तो v, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स। और यहाँ कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ, -φ1 से +φ2, -φ1 से +φ2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, इधर तो b रह जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स, और लिमिट रखें तो साइन φ2, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ऐसा लिख देता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, साइन φ2, फाई की जगह φ2 रखेंगे, माइनस साइन, अब फाई की जगह क्या रखें, -φ1, ठीक है, -φ1। अब साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, आप जानते हैं। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस को नहीं रख सकता, कॉस तो माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है लेकिन साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन φ2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस साइन φ1 ऐसे आ जाएगा।
ठीक है। या फिर और सिमेट्री से लिखें तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स, और ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ एक्स वाई फाइनाइट लेंथ का जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है। सो इक्वेशन 6 क्या हो गया, इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया टोटल, वो क्या आ गया, v इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए ये किसके लिए है, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए है। किसके लिए है, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए है। अब यदि मैं इसमें केसेस लेता हूँ, केस नंबर 1 लेता हूँ, केस 1 ले लेता हूँ इसमें, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या ले लेता हूँ, व्हेन कंडक्टर और वायर, कुछ भी लिखिए आप, व्हेन कंडक्टर और वायर भी लिख सकते हैं इसकी जगह आप, कंडक्टर की जगह, ठीक है। कंडक्टर और वायर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक तो हमने कहा कि फाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन यदि इनफाइनाइट लेंथ का है, यदि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है एंड वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है एंड पॉइंट P लाइज कहाँ, एंड पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, तब क्या हो जाएगा भाई, ये वायर है जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाए, तो जो एंगल फाई 1 होगा और जो फाई 2 होगा, ये पॉइंट P जो यहाँ था वो यहाँ से इधर आ जाए, सेंटर पर आ जाए, ठीक है। व्हेन कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का है वायर, ध्यान दीजिएगा, एंड पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर, और पॉइंट P यहाँ पर आ जाए, तो जब ये लेंथ इनफाइनाइट होगी तो ये एंगल फाई 1 और ये एंगल जो फाई 2 होगा, ये एंगल फाई 1 और ये एंगल जो फाई 2 होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे या नहीं भाई। वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वैसे फाइनाइट लेंथ का देखोगे तो फाई 1 फाई 2 इनफाइनाइट नहीं लगेंगे। दोबारा से समझिए, ये वायर है जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट P था जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अगर ये पॉइंट P यहाँ के बजाय इस सेंटर ऑफ द वायर के क्लोज आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये तो x थी आपकी, ठीक है। अब ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल था आपका फाई 2 तो 90 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो एंगल फाई 1 है ये भी 90 हो जाएगा। कब, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तब की केस है। तो जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P सेंटर के नजदीक आ जाए, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और जब फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाएंगे, तो v म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन 90 फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये भी 90, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स आ गया सिंपली। तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, ध्यान रखिएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें मैं दूसरा केस ले लेता हूं, केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई
इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, लेंथ तो इनफाइनाइट ही है, जैसा कि हमने ऊपर वाले केस में लिया। व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट पी, लेकिन पॉइंट पी जो है, बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड, नियर द एंड, या तो x या फिर y, किसी भी एक एंड के पास में आ जाए पॉइंट, देन क्या होगा भाई? ये वायर है, मान लीजिए मैं बना देता हूँ, ये वायर है और इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, ये पॉइंट P यदि इसके पास आ जाए या इसके पास आ जाए, ठीक है, यदि ये पॉइंट P यहाँ से उठ करके यदि या तो y के पास आ जाए या x के पास आ जाए, तो y के पास आ गया तो क्या होगा, और x के पास आ गया तो क्या होगा? यदि ये y के पास आ गया तो ये वाला एंगल, भाई मान लीजिए पॉइंट P यहाँ आ गया, पॉइंट P यहाँ आ गया तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जो दूसरा y के साथ जो एंगल बन रहा था φ1 वो हो जाएगा 0। φ1 क्या आ जाएगा? 0, और φ2 क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। एक एंगल 90 हो जाएगा भाई, जिससे दूर गया उसके वो एंगल तो 90 हो जाएगा, और जिस एंड के पास आ गया वहां का एंगल 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट P जो है y एंड के नजदीक आ गया। किसके नजदीक आ गया? ये देखिए, यदि ये पॉइंट P y एंड के नजदीक आ गया तो ये जो φ1 है बेटा, ये φ1, ये पॉइंट P जब y के नजदीक आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0, और जब ये इससे दूर जाएगा तो ये, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जब ये पॉइंट P इस y के नजदीक आ जाएगा, ये पॉइंट P y के नजदीक आ जाएगा बेटा, तो ये φ1 तो हो जाएगा आपका क्या? 90, और φ2 जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 0। तो एक एंगल क्या हो जाएगा? 90, और एक एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो या तो φ1 90 ले लो और φ2 0 ले लो। ठीक है, जब किसी एक एंगल के पास, या फिर φ1 0 लें और φ2 क्या ले लें? 90 डिग्री ले लें। यही केस होगा जब वायर, ध्यान रखिए, इनफाइनाइट लेंथ का है और साथ में पॉइंट P या तो x के नजदीक है या y के नजदीक है, तो ये केस होगा। ठीक है, तो किसी एक एंड के नजदीक आ गया तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? μ0I/4πx, और मान लीजिए φ1 90 है तो, और दूसरा φ2 0 है, तो देखिए sin 0 तो 0 होता है, sin 90 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा? μ0I/4πx आ जाएगा। b का वैल्यू क्या आ गया? μ0I/4πx। देखिए यहाँ भी x नीचे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना x के, आ रहा है नहीं? μ0I/2πx इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ भी क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, एक थर्ड केस और ले लेते हैं, केस थर्ड में मैं क्या करता हूँ? वायर, व्हेन द वायर या कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ, कैसी लेंथ का? फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, तो फॉर्मूला μ0I/4πx sin φ1 प्लस sin φ2 होगा। लेकिन मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? एंड पॉइंट P लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है इसका? समझिए, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर के पास आ जाए। देखिए जैसे ये वायर है, फाइनाइट लेंथ का है अब तो ये y है और ये x है, ये पॉइंट P है। यदि ये पॉइंट P एकदम बीचों बीच में है, x और y के एकदम मिडिल में है, मिडिल के सिध में है, मान लीजिए ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये O पॉइंट मिड पॉइंट है वायर का, तो ये y सेक्टर हो गया ना, y सेक्टर हो गया। ठीक है, तो पॉइंट P जब मिड में होता है तो φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे? ये φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे। जब φ1 और φ2 बराबर हो जाएंगे, जब φ1 ये था आपका φ2 और ये था आपका φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे जब ये मिड में आएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई? μ0I/4πx। ठीक है, और sin φ प्लस sin φ, यही आएगा ना, sin φ प्लस sin φ, तो μ0I अपॉन ये φ 2 sin φ आएगा, तो 2
चलो 2 को मैं बाद में लिख लूँगा, 2 साइन फाई, साइन फाई। अब साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, साइन फाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, साइन फाई का वैल्यू यदि मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो साइन फाई क्या हो जाना चाहिए, साइन फाई इस ट्राइंगल से देखूँ तो क्या हो जाना चाहिए भाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, ओ डैश, परपेंडिकुलर कौन है, ओ डैश, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है, ओ डैश, ठीक है। यानी ये पॉइंट ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ रहा है, तभी तो बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। तो ये तो हो जाएगा आपका L/2, ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा L/2, ठीक है। और ये x ही रहेगा, ये कहाँ रहेगा, ये तो x रहेगा और ये L/2 हो जाएगा। तो यानी ये तो आप जो लाइन एलिमेंट है वो यहीं आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पहले L डिस्टेंस पर था, पहले L पर था, अब L/2 पर हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा, L/2 पर हो जाएगा। तो जब ये L/2 है और ये x है तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, μ0I अपॉन 4πx टू साइन फाई, साइन फाई क्या होगा बेटा, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हुआ, L/2 हुआ, कितना हुआ, L/2 हुआ, L/2, ठीक है, L/2। पहले L था ना, ये देखिए ये डिस्टेंस L था, ये डिस्टेंस L था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जब आएगा तो φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे। जब φ1 और φ2 दोनों बराबर होंगे तो ये L के बजाय आधा हो जाएगा, ठीक है, हाफ पर आएगा, L/2 पर आएगा, ठीक है। तो L/2 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज कितना है, R है, और R कितना हो जाएगा भाई, √x² प्लस L/2 होल स्क्वायर, यही होगा ना, L/2 होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो v बराबर क्या आ जाएगा, μ0I अपॉन 4πx, और ये 2L/2 है, 2L/2 है। सॉल्व करें तो 2 तो ये है ही L/2, और यहाँ से L²/4 आएगा, 4 एलसीएम लेकर के बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 √4x² प्लस L², ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, L²/4 आएगा, 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो v का वैल्यू जो फाइनली आएगा μ0 2i हो जाएगा ना, ये 2i अपॉन 4πx L अपॉन √4x² प्लस L², ये आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P सेंटर के नजदीक है कंडक्टर के, तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। लेकिन जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P दोनों एंड में से किसी एक के नजदीक है, तो दोनों में से एक 90 होगा, एक 0 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब वायर फाइनाइट लेंथ का है लेकिन पॉइंट P जो है राइट बाइसेक्टर पर है, तो L के बजाय L का क्या हो जाएगा, लाइन एलिमेंट आधी डिस्टेंस पर आ जाएगा, L/2 पर आ जाएगा। तो L/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये, तो L/2 होल स्क्वायर प्लस x², ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, देखिए यहाँ भी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यदि मैं b और x में ग्राफ यदि कई बार पूछ लिया जाए, यदि मैं एक ग्राफ आपको बताऊं, चलिए यहाँ पर ही बता देता हूँ, ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। यदि मैं इधर लेता हूँ क्या नाम से आपका x, इधर x ले लेता हूँ और इधर b ले लेता हूँ, तो v और x के बीच जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, v और x के बीच जो ग्राफ आएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात और है यहाँ पर कि जो राइट हैंड थंब रूल है उसको कैसे अप्लाई करेंगे इस स्ट्रेट वायर के लिए, तो उसे भी हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करें, ये बात हमें सीखनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट वायर के लिए यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए,
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे ये वायर है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इधर क्या आ रहा था, राइट हैंड थंब रूल से फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो क्रॉस से इनटू द पेज आएगा, और इधर डॉट से आएगा, इधर डॉट से रिप्रेजेंट होगा, इधर क्रॉस से। ये तो इनटू द पेज हो गया, इनटू पेज, ठीक है। और ये आउट ऑफ पेज हो गया, ये आउट ऑफ पेज हो गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और यदि करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो इधर आउट ऑफ पेज और इधर इनटू द पेज हो जाएगा, यही होता है। अब जैसे ये मान लीजिए वायर है, ये वायर है, तो इस वायर में ऊपर की तरफ करंट है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि थंब क्या बताए, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए। एक तो यूज कर सकते हैं नंबर 1 राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या होता है, फोर स्ट्रेट कंडक्टर की अभी बात हो रही है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है वो तो करंट को बताएगा। थंब किसको बताएगा, करंट को बताएगा। और कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बताएंगे, फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब करंट को बताता है और कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ये राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। ऐसे ही एक मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी क्या कहता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इससे भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, दोनों का मतलब, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि यदि आप किसी स्क्रू को टाइट कर रहे हो, ये स्क्रू है और ये इसको टाइट कर रहे हो, ठीक है, इसको किसी जगह आप टिल्ट कर रहे हो, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जिस तरफ बढ़ेगा बेटा, जिस तरफ ये कसने पर जाएगा उस तरफ तो डायरेक्शन हो गया करंट का। किसका डायरेक्शन हो गया, करंट का। और जैसे घुमा रहे हो तो ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का। भाई जैसे ये स्क्रू है, स्क्रू को मैं स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमाता हूँ कसने के लिए, तो ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड का, और जिस तरफ स्क्रू बढ़ रहा है वो हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, थंब रूल जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें वायर में ऊपर करंट था, तो इसके ये बात आ गई। यदि ये वायर ऐसे होता, स्ट्रेट वायर इस टाइप से होता, नीचे की तरफ करंट होता, तो थंब नीचे की तरफ होता, अब इधर क्रॉस होता, इनटू द पेज जाता, और इधर आउट ऑफ द पेज जाता, ठीक है, क्लियर है। यदि ये वायर हम ऐसे रखते, ठीक है, ऐसे रखते, तो देखिए ऐसे रखते, करंट का डायरेक्शन तो ये हो गया, इस तरफ हो गया। तो अब थंब को इस तरफ रखें तो फिंगर नीचे की तरफ तो जाएंगी अंदर, और इधर आएंगी आउट ऑफ द पेज, आएंगे या नहीं। अब ऐसे ही फोर्थ केस में लूं, यदि वायर ऐसे होता, यानी करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होता, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, अब फिंगर ऊपर की तरफ तो नीचे, और नीचे की तरफ नीचे से बाहर आएंगी, तो यहाँ हो गया देखिए आउट ऑफ द पेज, और यहाँ हो गया क्रॉस, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाता है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो ये है, तो थंब ऊपर की तरफ हो गया। अब कैसे घूम रहा है, जैसे ये है, करंट ऊपर है, थंब ऊपर हो गया, फिंगर्स कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं, कॉसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। अब ऊपर की तरफ करंट है तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, ऐसे होता, तो थंब नीचे होता, तो फिंगर्स कैसे घूमती। मान लीजिए ये वायर है, अब इसमें करंट नीचे है, तो फिंगर्स कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, होंगी। तो स्ट्रक्चर तो वही होगी, कॉसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है, ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल है।
स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब तो करंट बताता है और कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्या नाम से, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। ये बात हो गई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ दोनों के कारण हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहला वो जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है वो लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही लिया है। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक कैसा वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट 35 एम्पियर। ठीक है, ये मान लीजिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मान लीजिए इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ये कोई पॉइंट पी है। कितनी दूरी पर है ये, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर को या फिर मीटर में बदलें तो 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी क्या होगा ये पता करना है। तो अब जब ऐसा हो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अब तो दिमाग में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि V इज इक्वल टू म्यू 0I अपॉन 4πx साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 यूज करें या फिर इनफाइनाइट लेंथ वायर का यूज करें। तो जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर की कहता है बेटा तो आपको इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लेना है। इसको कैसा मान लेना है, वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फाइनाइट तो केवल तभी मानना है जब आपको फाइनाइट गिवन है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमने निकाला था फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, तो ये इतना आ जाता था। ठीक है, आ जाता था इनफाइनाइट लेंथ के लिए। फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो गए थे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आया था, म्यू 0I अपॉन 4πx साइन 90 प्लस साइन 90, यही आया था। ठीक है, और साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, तो म्यू 0I अपॉन 2πx आ जाएगा। यहाँ 2 आएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया था, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। तो अब इसमें देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्योंकि ये म्यू 0 अपॉन 4π बन जाएगा ना, इसलिए क्योंकि म्यू 0 अपॉन 4π की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। इंटू 2 करंट कितना है 35 एम्पियर। एक्स कितना है, एक्स आपका कितना है भाई, एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ। सॉल्व करो 2 से ये 2, लेकिन ये पॉइंट भी है तो इसको ऐसे लिख लो पहले, 2 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻1, पॉइंट 2 को लिख लिया। अब इस -1 को ऊपर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 35 -1 ऊपर गया तो -6 हो जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसको भी लिख सकते थे टेस्ला में, ये भी आंसर ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख दिया। तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सिंपल है। इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, फाई 1 और फाई 2 दोनों को 90 मानते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.3। ये क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करना है। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मान लीजिए ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, कितना करंट फ्लो होता है 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब ईस्ट कितना किस तरफ होगा इस वायर का, इस तरफ होगा, तो कितना डिस्टेंस पर, 2.5 मीटर डिस्टेंस पर।
2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, म्यू जीरो आई इनफाइनाइट लेंथ के लिए लगेगा 2πx। ठीक है, अब इसमें वही आप भाई म्यू जीरो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻⁷ 2, और आई का वैल्यू कितना है 50 एम्पियर, और एक्स कितना है 2.5। ठीक है, अब ये आप इसको सॉल्व कर लो, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 500 लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 25 और ये 20 आ जाएगा। 20 मतलब 40 इंटू 10⁻⁷, ये b का वैल्यू आया 40 इंटू 10⁻⁷, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, म्यू जीरो आई अपॉन 2πx वाला, ध्यान रखना इस बात को कि जब इनफाइनाइट लेंथ वाले केस का फॉर्मूला जो बनता है हमारा वो यूज करना है। इनफाइनाइट लॉन्ग मानते हुए वायर को तब आपको ये सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारा है 4.4, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है। 4.2 हो गया, 4.3 हो गया, 4.4 की बात कर लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है हॉरिजॉन्टल, कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। भाई ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, ये ईस्ट होता है, ठीक है, और ये वेस्ट होता है। ये व्यक्ति है, ओवरहेड क्यों बोल रहे हैं, ऊपर जा रही है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट में जो करंट है वो 90 एम्पियर है। कितना करंट फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ड्यू टू करंट। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो। अब इसके नीचे कितना डिस्टेंस पर 1.5 मीटर बिलो, यानी 1.5 मीटर बिलो पर ये कोई पॉइंट है। यहाँ पर b का वैल्यू चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लो भाई, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। यहाँ पर b पर डायरेक्शन क्या आएगा, डॉट से ही रिप्रेजेंट होगा। b पर किससे रिप्रेजेंट होगा, डॉट से, क्योंकि थंब इस तरफ है करंट की डायरेक्शन में, तो ऊपर तो इनटू द पेज जा रही है मैग्नेट फिंगर्स, और जब नीचे की तरफ बात होगी आउट ऑफ द पेज आएंगी, तो आउट ऑफ द पेज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, आउट ऑफ द पेज हो गया। आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ द पेज का मतलब साउथ की तरफ हो गया। किस तरफ हो गया, साउथ की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πx, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ये कैसा वायर है, ये वायर है कोई इनफाइनाइट लेंथ का है, हमें लेंथ पता ही नहीं है। जब तक लेंथ पता नहीं है तब तक तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ही लेंगे ना, म्यू जीरो आई अपॉन 2πx। तो इसमें मैंने वही बताया, इसको 4 पाई बना लिया करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमें पता होता है, 2i का वैल्यू 90 है और x का वैल्यू 1.5 मीटर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10⁻⁷ 2 इंटू 90 इंटू 0 और एक और आ जाएगा, और अपॉन 15 और 15 छिके 90, 60 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 120, 60 इंटू 2 120 इंटू 10⁻⁷, 120 इंटू 10⁻⁷, या फिर इसको लिखूं 12 इंटू 10⁻⁶, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आउट ऑफ द पेज हुआ, बिलो, यानी साउथ भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, साउथ कह सकते हैं, क्योंकि ये भाई हॉरिजॉन्टल वायर है, तो ऐसे लेंगे ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। समझ रहे हैं आप बात को, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 3D में सोचना है इसको हम। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किस डायरेक्शन में आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, टुवर्ड्स साउथ हुआ, टुवर्ड्स
साउथ, डायरेक्शन क्या हुआ, टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, चलिए 4.5 एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.515 टेस्ला। यानी कितना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा एक ऐसे वायर पर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये एक्स वाई एक वायर है और ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री और बी का वैल्यू कितना है 1.5 टेस्ला, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 8 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, हम सब जानते हैं IVL साइन थीटा होता है या नहीं, IVL साइन थीटा। हमें निकालना क्या है FM/L। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर आएगा, IB साइन थीटा के। I कितना है 8 एम्पियर, B कितना है 0.15 टेस्ला और साइन थीटा कितना है 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 2 से ये 8 कैंसिल हुआ 4 और 15 चौके 60 और ये कितना आ गया आपका 0.6। भाई ये आ गया आपका 0.60, ठीक है। और ये किस में आया, फोर्स किस में न्यूटन में और एल किस में मीटर में। तो न्यूटन पर मीटर कितना आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू आ गई किसकी, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की। ये पता होना चाहिए था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एल से डिवाइड कर दो इसको। ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ IB साइन थीटा के बराबर आ गया। वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आसान से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और अब आगे हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। आज आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है तो प्लीज़ आस्क, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।